हेलो फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर्स में मैं आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 के लिए क्लास 12 कक्षा 12 यानी कि क्लास 12 केमिस्ट्री। दोस्तों आज के लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। तो सेशन को लाइक शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री बहुत ही आसान तरीके से। ये लेक्चर्स नंबर 1 है। तो दोस्तों सेशन को जल्दी जल्दी लाइक शेयर करेंगे, साथ ही साथ जुड़वाते जाएंगे जल्दी से। 2 मिनट के अंदर शेयर कीजिए जल्दी से, 2 मिनट के अंदर जल्दी शेयर कीजिए ताकि क्लास स्टार्ट की जाए। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट्स। क्या दोस्तों? सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। इस दोस्तों हम हिंदी में बोलेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। सॉलिड को बोलेंगे ठोस, स्टेट को बोलेंगे अवस्था। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। ये ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट क्या है दोस्तों? इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप कक्षा 9 10th में पढ़े हो तो ठीक है, आपको जल्दी से याद आ जाएगा। नहीं तो आप देखिए सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था। ठोस अवस्था होती है दोस्तों पदार्थों की। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। सॉलिड, लिक्विड, गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। कितनी होती हैं? 3। लेकिन हमें सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था को जानने से पहले हमें जानना होगा पदार्थ, क्योंकि ये अवस्था है। अवस्था किस चीज की होगी? किसी भी पदार्थ की। तो पदार्थ क्या है, हमें इसे जानने से पहले पदार्थ क्या है। केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों पदार्थ। पदार्थ क्या है? तो दोस्तों देखिए सॉलिड स्टेट पदार्थ क्या है। तो पदार्थ सॉलिड स्टेट में कौन पाया जाता है? पदार्थ, गैस, मतलब कोई भी पदार्थ सॉलिड स्टेट या गैस स्टेट या लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं होती हैं। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा पदार्थ। पदार्थ क्या है? तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं पदार्थ क्या है। सीजन कैसा आ रहा है? ठीक आ रहा है। तो देखिए पदार्थ क्या है, यहां पे मैं आपको बताऊंगा पदार्थ। पदार्थ जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मैटर, MATTER। मैटर। मैटर मीन्स पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? तो दोस्तों वह अवयव पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ है, वह जो स्थान घेरता है। वह अवयव, वह जो स्थान घेरता है। वह का मतलब दोस्तों कुछ भी, जो कोई पदार्थ, कोई भी छोटे छोटे मिलकर जो अवयव वो पदार्थ बनते हैं ना, पदार्थ किसे कहेंगे? यहाँ पे मैं पदार्थ नहीं लिखूंगा, पदार्थ जो स्थान पदार्थ नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पदार्थ तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ क्या चीज कहते हैं पदार्थ। मैटर हम किसे कहेंगे? वह जो स्थान घेरता है। ये वह कौन? वह का मतलब अभी बता दूं दोस्तों आपको। वह जो स्थान घेरता है। आप नोट भी करते चलिए। आप सेशन को लाइक शेयर जल्दी जल्दी कीजिए और पेन कॉपी लेके नोट करते चलिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने वाले हैं। ये बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आसान तरीके से बताया जा रहा है। आप इसे पेन और कॉपी से लेके जल्दी नोट करते चले। वह जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, वह जो स्थान घेरता है और जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, जिसे अनुभव किया जा सकता है, अनुभव
किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, नोट करते चलेंगे, अनुभव किया जा सकता है, पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। दोस्तों 1 मिनट के लिए समझिए। देखिए, वह चीज, यानी कि वह चीज जो स्थान घेरती है या घेरता है और जिसे हम अनुभव कर सकते हैं और जिसमें वजन होता है, जिसमें मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसमें अणु भार होता है, उसे हम पदार्थ कहेंगे। दोस्तों क्या कहेंगे? पदार्थ। तो पदार्थ की सिंपल सी परिभाषा है दोस्तों, जैसे मैं मार्कर लिए हूँ तो ये भी क्या है? एक पदार्थ है। और ये कैसा पदार्थ है दोस्तों? ये सॉलिड पदार्थ है। कैसा है? ठोस पदार्थ है। देखिए अभी आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखते चलिए, बिल्कुल 0 लेवल क्लास है। वह जो स्थान घेरता है, वह चीज जो स्थान घेरती है, जैसे कि ये मार्कर को मैं कहीं पे भी ऐसे रख दूंगा तो ये क्या कर रही है दोस्तों? स्थान घेर रही है। वह जो स्थान घेरता है और जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, इनकी जैसे मैंने कि हाथ में पकड़ा तो ये मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि मैंने मार्कर को हाथ में लिया, या कुर्सी को जैसे मैंने उठाया तो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि कुर्सी को उठा रहा हूँ। तो है जो स्थान घेरता है और जिसे हम अनुभव कर सकते हैं और जिसमें वजन होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर द्रव्यमान बोलेंगे उसे, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी कि जिसमें अणु भार होता है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम पदार्थ कहेंगे। यानी कि पदार्थ, मैटर हम उसे कहेंगे जो कि स्थान घेरता है, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं और जिसमें मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी कि अणु भार होता है, किसी भी चीज में वजन होता है और स्थान घेरता है और इसे हम अनुभव कर सकते हैं, उसे हम मैटर यानी कि पदार्थ कह सकते हैं दोस्तों। तो सेशन को लाइक शेयर करते चलिए। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइए, और डाउट ना हो तो नेक्स्ट वीडियो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। अब देखिए, इतना आने के बाद मैं सेशन देख लूं कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ठीक चल रहा है। तो देखिए, इतने के बाद वह जो स्थान घेरता है, जिसे हम अनुभव किया जा सकता है और जिसमें मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? इसकी हेल्प से आप समझ जाएंगे। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था को हमारा मेन फोकस रहेगा सॉलिड स्टेट। इसमें चैप्टर का नाम ही है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था पढ़ना है हमें, तो इसे समझाने के लिए पहले आपको बताया पदार्थ किसे कहते हैं। अब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों आपको यदि पता है तो आप कमेंट कीजिए, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। देखिए यहाँ पे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। दोस्तों इंग्लिश वर्ड पर भी आप अभी से पकड़ बनाते चलिए। यदि आप जैसे हाई लेवल, जैसे आप अपनी जिंदगी में या लाइफ में हाई लेवल पढ़ना चाहेंगे, जैसे आप बीएससी के बाद एमएससी के बाद पीएचडी, एमफिल वगैरह साइंटिस्ट की तरफ यदि आपका ध्यान आकर्षित होता है तो आप बिल्कुल इंग्लिश वर्ड को पकड़ चले अभी से, क्योंकि आगे के जो टॉपिक होते हैं, जो पढ़ाई होती है हमारी, उसमें बेसिकली आपको रियली बता दूं तो ये हिंदी वर्ड्स बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश हो जाता है पीएचडी में जाने के बाद। तो बिल्कुल आप फिर आपको होगा दिक्कत दोस्तों। इसलिए मैं जैसे यहाँ पे बोला पदार्थ, तो अब मैटर, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था को आपको इंग्लिश में लर्न करना है, जैसे कि सॉलिड स्टेट, ऐसे अभी से मतलब थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज चलता रहेगा तो आपको आ जाएगा बहुत अच्छे से। लेकिन अभी आप देखेंगे पदार्थ की अवस्था है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर। क्या दोस्तों? स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स यानी कि पदार्थ की मान, ऑफ मैटर्स मींस पदार्थ, पदार्थ की अवस्था है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है दोस्तों?
पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में पेन से नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। हाँ, और नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए हमारी हमारी क्लास के साथ। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों? तीन अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों? तीन अवस्थाएं। कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। जिसे हम ठोस को हम बोलेंगे ठोस अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सॉलिड स्टेट। द्रव अवस्था को हम बोलेंगे लिक्विड स्टेट। गैस अवस्था को हम बोलेंगे गैसीय स्टेट, गैस अवस्था। इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट ऑफ द मेन्यू, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर्स। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तीन अवस्थाएं। तो कौन कौन से होते हैं? आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं। इतना नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके पास कई ऑप्शन है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं दोस्तों, मिटा रहा हूं। आइए, पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं मैं आपको अभी समझा रहा हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा सॉलिड स्टेट क्या है। एक्चुअल में हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर है, वो तो हमें समझ आना चाहिए ना दोस्तों। तो सॉलिड स्टेट किसे कहेंगे, यानी ठोस अवस्था किसे कहेंगे, आपको अभी समझने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैटर किसे कहते हैं? वह अवयव या वह चीज जो स्थान घेरता है, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी कि वजन होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर्स, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। आपको बेसिकली याद हो गया होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट, ठोस, द्रव, गैस। दोस्तों यहाँ पे हम पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। हम जानना चाहेंगे हमें कैसे पता लगेगा कि ठोस अवस्था किसे कहेंगे? जब हम लिक्विड और गैस स्टेट को भी देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसे हम ठोस अवस्था कहेंगे। तो यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस, देखिए ठोस, द्रव और गैस। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ठोस, द्रव, लाइक शेयर प्लीज, लाइक शेयर, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। ठोस को बोलेंगे हम सॉलिड, द्रव को बोलेंगे हम लिक्विड, LIQUID, गैस को बोलेंगे हम गैस। ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था और गैसीय स्टेट, गैसीय अवस्था। ठोस, द्रव, गैस, सॉरी दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर है, जिसे हम ठोस अवस्था और द्रव अवस्था और गैस अवस्था बाद में बोलेंगे। तो ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर है दोस्तों? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, वॉल्यूम के आधार पर, यानी कि वॉल्यूम यानी कि आयतन के आधार पर, आयतन के आधार पर इनमें क्या अंतर है? ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है दोस्तों? यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पे आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस यानी कि ठोस, द्रव व गैस में अंतर। तो दोस्तों यहाँ पे आयतन, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं इनमें अंतर आयतन के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? आयतन के आधार पर। आयतन यानी कि जैसे हम इंग्लिश में वॉल्यूम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है? ठोस, वॉल्यूम के आधार पर ठोस,
निश्चित होता है। इसका यानी कि इसका वॉल्यूम कैसा होता है दोस्तों, ठोस का सॉलिड का वॉल्यूम निश्चित होता है। कैसा होता है, मैं आपको अभी समझा रहा हूं, 1 मिनट रुको, धैर्य रखिएगा, पहले लिख लूं। निश्चित होता है यानी कि इंग्लिश में बोले हम इसे डेफिनेट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, डेफिनेट, 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 डेफिनेट। और इसे हम द्रव, द्रव आयतन के आधार पर कैसा होता है दोस्तों, निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है, डेफिनेट होता है, डेफिनेट, डेफिनेट। लाइक शेयर, प्लीज लाइक शेयर कमेंट। और गैसेस के आधार पर यदि आपको डाउट हो रहा हो तो कमेंट्स करें। और गैसेस के आधार पर अनिश्चित, यानी कि गैसों का वॉल्यूम आयतन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। कैसा होता है दोस्तों, अनिश्चित, अनिश्चित बोले तो दोस्तों इनडेफिनेट, यानी कि निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं निश्चित नहीं होता है, शॉर्ट में लिख देता हूं, निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है, जिसे हम इंग्लिश में इनडेफिनेट, डेफिनेट, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट कह सकते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे सामने दिख रहा होगा सही से, वॉल्यूम, वॉल्यूम के आधार पर निश्चित होते हैं ठोस, जबकि लिक्विड, ठोस निश्चित होते हैं, डेफिनेट होते हैं, जबकि लिक्विड डेफिनेट होते हैं, जबकि गैस अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, यानी कि निश्चित नहीं होते हैं, यानी कि इनका वॉल्यूम काफी चेंज रहता है दोस्तों। अभी समझा रहा हूं आपको, पहले नोट कर लीजिए पॉइंट को। नंबर 2, आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर, यानी कि आकृति को हम इंग्लिश में बोलेंगे शेप, SHAP, शेप, शेप, यानी कि आकृति, आकृति के आधार पर सॉलिड कैसे होते हैं दोस्तों, सॉलिड की आकृति कैसे होती है, डेफिनेट होती है, निश्चित होती है, बिल्कुल यही निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित, इनकी डेफिनेट, इंग्लिश वर्ड लिखा है यहाँ पे, इसी को यहाँ पे लिख देंगे डेफिनेट, ठीक है दोस्तों, डेफिनेट। और ये भी द्रव कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, आकार के आधार पर अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित, यानी कि ये निश्चित नहीं होते हैं, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट। और ये गैस भी क्या होती है, शेप के आधार पर गैसों का शेप कैसा होता है, अनिश्चित होता है दोस्तों। कैसा होता है, अनिश्चित होता है, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट। आपको अभी समझाने वाला हूं दोस्तों, रुकिए 1 मिनट के लिए। इनडेफिनेट और ठोस, इंटरमॉलिक्यूलर, 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 यानी कि आणविक बल के आधार पर कैसे होते हैं दोस्तों, अंतराणविक बल के आधार पर कैसे होते हैं, अंतराणविक, अंतराणविक अंतराणविक, अंतराणविक बल, अंतराणविक बल, अंतराणविक बल, अंतराणविक बल, यानी कि इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलेंगे दोस्तों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कितनी रहा है, इंटर, INTR, इंटरमॉलिक्यूलर, MOLECU, मॉलिक्यूलर, LAR, मॉलिक्यूलर फोर्स, FORC, फोर्स, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर सॉलिड कैसे होते हैं दोस्तों, निश्चित होते हैं। क्या, सॉरी निश्चित नहीं,
इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसा पाया जाता है दोस्तों, सॉलिड में प्रबल पाया जाता है, प्रबल, प्रबल बोले तो स्ट्रॉन्ग यानी कि तगड़ा। इनके मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा बहुत प्रबलता से जुड़े होते हैं, और जबकि द्रव के माध्यम प्रबलता से जुड़े होते हैं, माध्यम यानी कि मीडियम, और जबकि गैस के दुर्बल यानी कि वीक, दुर्बल। गैस में कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे जुड़े होते हैं दोस्तों, इनके बीच के अणु कैसे जुड़े होते हैं, दुर्बल यानी कि वीक, BEAK, वीक। मैं देख लूं जरा यहाँ पे बोर्ड नजर आ रहा है या नहीं, आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल आ रहा है। देखिए दुर्बल यानी कि वीक, जिसे हम ना के बराबर भी कह सकते हैं, ना के बराबर। कह सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको समझाने वाला हूं इसी सेशन को, इसके बाद इसे समझाने के बाद आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन लेक्चर्स को पूरा देखते रहिए बिल्कुल ध्यान से, आपको समझ में 100% आएगा दोस्तों। देखिए ठोसों का आयतन कैसा होता है दोस्तों, निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। आयतन बोले तो इन्हें मापने की इकाई निश्चित होती है, बिल्कुल दोस्तों। जैसे ए है, इसका वजन कैसा होगा दोस्तों, निश्चित होगा, जबकि इसका वॉल्यूम, इसे मापेंगे तो ये निश्चित होगा, और द्रव को मापेंगे तो भी द्रव भी निश्चित ही होगा, जैसे कि पानी। अब देखिए गैस को मापेंगे तो ये अनिश्चित होता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम काफी चेंज होता है, एकदम फिक्स नहीं होता है। गैस का वॉल्यूम कैसा होता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा परिवर्तित होता है, इसलिए इसका वॉल्यूम निश्चित नहीं निकल पाया है, इसलिए इसे हम अनिश्चित, इनडेफिनेट वॉल्यूम के आधार पर गैसेस को इनडेफिनेट कहते हैं। अब देखिए ठोस, आकृति के आधार पर, शेप के आधार पर ठोस कैसे होते हैं, डेफिनेट होते हैं, यानी कि इसका क्या दोस्तों आकार है, तो ये निश्चित आकार है। जिस तरह इस बोर्ड का एक निश्चित आकार है, ये क्या ठोस है दोस्तों, एक निश्चित आकार है, यहां से लेके यहां तक, ना ये ज्यादा कभी बड़ा नहीं होता ना कभी छोटा होता, यानी कि इसका आकार निश्चित है। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे है लिक्विड यानी कि द्रव का आकार, आकृति शेप के आधार पर द्रव अनिश्चित होते हैं, बिल्कुल दोस्तों अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित क्यों होते हैं, द्रव का उदाहरण जैसे कि पानी है, वाटर। तो वाटर को क्या करेंगे हम, जब किसी बर्तन में उसे हम भरेंगे, तो दोस्तों उसका क्या, आकृति के आधार पर द्रव कैसे होते हैं दोस्तों, अनिश्चित होते हैं। तो जब हम किसी वाटर को किसी शेप में यानी कि किसी बर्तन में भरते हैं, तो वह उसी का ही आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लीजिए एक गिलास लीजिए, उसमें आप पानी को डालेंगे, उसके बाद गिलास में पानी भर जाएगा, उसके बाद यदि आप उसी पानी को दूसरे बर्तन में डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये आपके लिए एक भगोनी, ठीक है, इसमें यदि आप उस पानी को डालेंगे तो पानी भले ही पूरा ना भरे, लेकिन इसका नीचे का तल पूरा डुबा देगा, क्योंकि इसका आकार ग्रहण कर लेगा। यानी कि आकृति के आधार पर द्रव कैसे होते हैं दोस्तों, अनिश्चित होते हैं, इनडेफिनेट होते हैं। इसी प्रकार गैसों में हम देखते हैं कि यदि गैस को हम थोड़ी सी गैस को 1 लीटर गैस को हम छोटे वाले सिलेंडर में डालेंगे, तब भी पूरे गैस में फैल जाएगी, पूरे सिलेंडर में गैस फैल जाएगी। यदि हम बड़े सिलेंडर में डालेंगे, तब भी वही गैस 1 लीटर पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी दोस्तों। ये कुछ इस तरह। तो देखिए आप समझ गए होंगे, गैस शेप के आधार पर गैस अनिश्चित, इनडेफिनिट होती हैं, इनका आकार निश्चित नहीं होता है,
यानी कि अब हम ठोसों को देखते हैं अंतराणविक बल के आधार पर। अंतराणविक बल क्या है दोस्तों? इंटरमोलिकुलर फोर्स। हाँ, ये समझने लायक पॉइंट है दोस्तों, इंटरमोलिकुलर फोर्स। यही क्या बचा है दोस्तों? लास्ट पॉइंट। तो देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब है इनके इनके क्या इनके कार्ड इतनी प्रबलता से जुड़े होते हैं कि इनके बीच, इनके अणुओं के बीच, जैसे कि मैं यहाँ पे चित्र बना रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे, इनके अणुओं के बीच